हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन कब तक जारी होंगी, इसके रिगार्डिंग एक इंटरनल अपडेट आई है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आरपीएफ की मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें कि आखिर मेडिकल कितना टफ होता है और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में क्या क्या लिए जाते हैं, सब कुछ पूरे विस्तार में जानेंगे। फॉर्म भरने से पहले सभी को जानकारी ये जरूरी होनी चाहिए कि आखिर किनको अप्लाई करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए मेडिकल ग्राउंड के अकॉर्डिंग। देखिए, वैकेंसी भी आपकी बढ़ने वाली है जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएंगे। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक रेलवे ऑल एग्जाम्स करके बुक आती है, इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इसके बाद जनरल स्टडीज यानी सार संग्रह के बुक्स इसके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से लेकर अभी तक यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ एक तरह से और सारे का सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यहाँ पे आगामी जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हो। वहीं बात करें तो दोस्तों, बुक स्टॉल पे या फिर किसी भी शॉप में, नजदीकी शॉप में जाते हो, वहां भी आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर आप लोग कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 2/1/2024 के डेट में ही ऑफिशियल नोटिस एक जारी कर दी गई थी और सारे जोन्स के पास ये ऑर्डर भेज दिए गए थे फ्रेंड्स। और नए रूल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आरपीएफ और आरपीएसएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती होंगी, वो सब कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई थी। हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशन कब तक वेबसाइट पे आ जाएंगे इसके बारे में अपडेट कुछ नहीं दिया गया था, जो कि आरआरबी को ही नोटिफिकेशन यहाँ पे वेबसाइट पे डालने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। एक तरह से कंफर्म अपडेट है दोस्तों, इंटरनल सोर्स के माध्यम से ये अपडेट अभी निकल के आ रहे हैं कि जो ये डायरेक्टिव है वो यहाँ पे आरपीएफ डीजी की तरफ से सारा कुछ रूल्स है वो बना के रेलवे मंत्रालय को दे दिया गया है और रेलवे मंत्रालय इसके ऊपर दोस्तों काम करना शुरू कर चुकी है यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन तैयार करने में। और ये नोटिफिकेशन जब यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, सारे के सारे जो वैकेंसीज और हर चीज आकलन करते हुए, तो इसको आरआरबी ऑफिस में भेजे जाएंगे और जैसे ही आरआरबी के पास पहुंचते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड यहाँ पे कर दिया जाएगा। रही बात, तो यहाँ पे एक अधिकारी से बातचीत हुई है जहां पे दोस्तों ये निकल के आ रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए, क्योंकि रेलवे मंत्रालय जब भी यहाँ पे जारी कर देगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली बोर्ड, तभी दोस्तों यहाँ पे उसके शाम तक या फिर नेक्स्ट डे तक यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लोग अपलोड कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस के बारे में बात करें तो यही फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक बताया जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंफर्म यहाँ पे आने वाली है। रही बात यहाँ पे वैकेंसी की, तो देखिए, वैकेंसी में तो अभी तक जो यहाँ पे डायरेक्टिव आरपीएफ के हेड के द्वारा दिए गए हैं वो करेंट राउंड ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया है कि 2000 यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 250 है। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट पे आपकी भर्तियां नहीं आने वाली है, इससे ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो पोस्ट बताई गई है वो करेंट राउंड ऑफ पोस्ट है। यानी कि दोस्तों 2023 तक की जितनी पोस्ट खाली थी आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की, वही डेटा यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी भरने के लिए वो टोटली डिपेंड करता है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कितना यहाँ पे जारी करती है, वो सब कुछ इनके ऊपर ही काम करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि ये जो वैकेंसी करंट अभी दिखाई दे रही है कांस्टेबल की 2000 और सब इंस्पेक्टर की 250, आखिर जब रेलवे मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी करेगी तो कब तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को लेकर के चलेगी, क्योंकि हमेशा जब भी रेलवे में भर्तियां आती है तो करीब करीब 1.5 साल से 2 साल की आगे की फ्यूचर की भर्तियों का आकलन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अगर यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 तक की वैकेंसी को लेकर के चलें तो पूरा का पूरा 1 साल होता है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जितनी भी आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की भर्तियां एक्स्ट्रा होंगी उसको ऐड करके देते हैं तो ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर यही 31 अगस्त 2025 तक की वैकेंसी को लेकर के चलते हैं तो और भी ज्यादा आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है। मैं 31 अगस्त 2025 इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जीडीसी की जो भर्तियां अभी हाल फिलहाल में हो रही थी, वहां पे जो आकलन किए गए थे वैकेंसी का, वो 31 अगस्त 2025 तक की वैकेंसी को लेकर के ये लोग चले हैं। तो मैक्सिमम उम्मीदें हैं कि आने वाली जो भी आपकी रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी है, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एनटीपीसी, ग्रुप डी
या फिर कोई और वैकेंसी या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उम्मीदें हैं कि 31 अगस्त 2025 तक की वैकेंसी का आकलन करते हुए लेंगे। अगर नहीं भी लेते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में तो 31 दिसंबर 2024 तक की वैकेंसी का तो आकलन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहां पे 2024 में नोटिफिकेशन आ रही है तो पूरा 2024 का इनको लेना होगा। तो इसलिए यहां पे वैकेंसी जो देख रहे हो इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेंगी जब फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है फ्रेंड्स की अभी जो वैकेंसी का आकलन इतना ही किया गया है, बहुत कम वैकेंसी एक तरह से है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये उछाल होकर 20,000 या फिर 15,000 तक पहुंच जाएंगे, ऐसे तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन इजाफा जरूर होगा वैकेंसीज में। अब दोस्तों रही बात एज रिलैक्सेशन की कि आखिर कोविड की वजह से 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या फिर 2 साल मिलनी चाहिए, आखिर क्यों यहाँ पे जो डायरेक्टिव दिए गए हैं इसमें कुछ मेंशन नहीं है, क्या नोटिफिकेशन आएंगे तो उसमें मेंशन आएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो डायरेक्टिव जो रूल यहाँ पे नया निकला है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोविड की वजह से 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या फिर 2 साल का दिया जा रहा है। तो यही सारी जो अपडेट है इसके अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन हो सकता है कि तैयार करें। और अगर रेलवे मंत्रालय ये मानती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हर जगह पे लगभग यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया इस बार, जैसे एसएससी जीडी में भी दिया गया, 2 बार नोटिफिकेशन आ गया उसमें देखने को मिले हैं कि 3 साल का रिलैक्सेशन। वही अग्निवीर वाले में देख रहे हो आप लोग कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन। वही दोस्तों यहाँ पे यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली उसमें भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए ऑनलाइन माध्यम से, तो 3 साल की एज में रिलैक्सेशन देखने को मिले। तो यहाँ भी रेलवे में उम्मीद कर रहे हैं छात्र की आखिर डिफेंस लाइन की ही पोस्ट है, जैसे कि पुलिस विभाग की पोस्ट है, तो इसमें मिलने चाहिए। तो मेरा भी मानना है फ्रेंड्स कि कम से कम 2 या 3 साल का तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जैसे कैंडिडेट यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे कमेंट में भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्र की डिमांड है कि कम से कम 3 साल की मिलनी चाहिए। तो यहां पे अगर नोटिफिकेशन जो आती है उसमें नहीं मेंशन रहते हैं तब भी दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, यहां पे प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये प्राथमिकता से यहां पे मांग रहेगी हमारी कि 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कोविड की वजह से जो नोटिफिकेशन में इतनी लेट लतीफी हुई, कोई छात्र यहां पे छूटे ना, और कई सारे छात्र को यहां पे मौका अभी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, ये पूरे तरीके से जोर शोर से दोस्तों यहां पे मांग गवर्नमेंट से किया जाएगा और यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से किया ही जाएगा। बाकी अगर उससे पहले नोटिफिकेशन में ही ये लोग डाल देते हैं या फिर छूट देते हैं तब तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। अब दोस्तों आ जाते हैं मेनली जिस व्यू से यहाँ पे वीडियो बनाया गया है कि आखिर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होती है आखिर कितना टफ होता है, और कौन कौन से छात्र हैं जो यहाँ पे चाहकर भी यहाँ पे आवेदन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्जाम तो निकाल लो, सारा कुछ प्रोसेस आपका सब कुछ सही रहे, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको बाहर कर दिया जाए। तो ये चीज़ें आपको जाननी बिल्कुल भी जरूरी है दोस्तों, फॉर्म आवेदन करने से पहले कि किस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, कितना टफ रहता है और कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। तो देख लीजिए, अगर बात करें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट की या फिर कांस्टेबल वाले पोस्ट की, तो दोनों ही पोस्ट का दोस्तों जो आरपीएफ का मेडिकल टेस्ट होता है वो एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे होता है। तो एसआई वाले के लिए आप लोग अगर एलिजिबल हो, कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो, तो दोनों ही तरह के छात्र यहाँ पे देखेंगे, सबका एक तरह से ही मेडिकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है और एक ही स्टैंडर्ड यहाँ पे है। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन में द कैंडिडेट्स who appear in document verification will be sent for a medical examination। पहले डीबी होता है और डीबी कंडक्ट हो जाने के बाद आपके मेडिकल टेस्ट के लिए आपको भेजा जाता है। तो एग्जामिनेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल, और कहाँ पे लिया जाएगा, तो रेलवे के हॉस्पिटल में ही लिया जाएगा। जैसे आरआरबी के थ्रू भर्तियां होती है, ग्रुप डी की हो गई, एनटीपीसी की, तो उन सब प्रोसेस में जैसा मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों रेलवे हॉस्पिटल में, उसी प्रोसेस से ही आपका यहाँ पे होता है, लेकिन थोड़ा टफ होता है। देखिए, दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी B1 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। यानी रेलवे के अंतर्गत जो मेडिकल कैटेगरी डिवाइड की गई है, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, तो इसमें से जो B1 वाली मेडिकल स्टैंडर्ड होती है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट किया जाता है एसआई और कांस्टेबल दोनों वाले पोस्ट में। अब B1 मेडिकल बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है जो कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में जाने के लिए आपको यहाँ पे बाध्य करेगी। वो चीजें अगर आपको यहाँ पे दिक्कत कर रही है तो वो चीजें जानना जरूरी है। तो देख लीजिए, दोज वियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, यानी जो भी कैंडिडेट ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट की बात कर ले, चाहे कांस्टेबल की बात कर ले। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन रहने वाला है कि दोज वियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, जिनका फ्लैट फुट भी है वो भी बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, थोड़े कड़ाई से चेक करते हैं फ्लैट फुट। और यहाँ पे ग्लासेस वाला का तो ऐसे ही क्लियर है कि ग्लासेस है आपका, तब यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इसी तरह से नॉकनी जिनका है वो भी यहाँ पे छट जाते हैं, स्क्विंट आइज वाले भी यहाँ पे छट जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं इनको बाहर कर दिया जाता है, एंड अदर
बॉडीली डिफेक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, कोई और बॉडीली डिफेक्ट है तो उसके कारण भी अगर उनको लगता है रेलवे हॉस्पिटल को कि ये आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के पोस्ट पे सर्व करने लायक नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। तो बॉडीली डिफेक्ट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे कभी पैर टूटा तो पूरा का पूरा मुड़ गया है, अच्छे से नहीं जुड़ा, या फिर विकृत टाइप का लग रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कभी कभी फ्रैक्चर होते हैं, हाथ में भी हो गए, पैर में भी हो गए, लेकिन फ्रैक्चर जब उतना दिक्कत ना करे, कोई प्रॉब्लम ना करे, या फिर दिखने में भी कुछ नॉर्मल ही रहे, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत ज्यादा विकृति टाइप का हो जाता है तो ऐसे केस में दोस्तों हो सकता है कि एलिजिबल ना पाए। इसके बाद देखिए एक चीज और बोले हैं, ये सब हम लोग देखेंगे कि B1 में क्या क्या टेस्ट होगा और कैसे कैसे होगा। सेंडिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट द कैंडिडेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट लिस्ट। तो सिर्फ मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि छात्र को जॉब लग चुकी है, क्योंकि मेडिकल बहुत अहम रोल निभाता है। मेडिकल में पास कीजिएगा तभी अपॉइंटमेंट हो पाएगी, वरना बहुत सारे छात्र हैं जो कि मेडिकल में फेल होते हैं दोस्तों और बाहर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेन चीज तो यहाँ समझ में आ गई कि जैसे कि जो ग्लासेस पहनेंगे उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, फ्लैट फुट है उनके लिए भी ये पोस्ट नहीं है, नॉकनी है उनके लिए भी ये पोस्ट नहीं है, स्क्विंट आई वाले के लिए भी ये पोस्ट नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है तो ये बिल्कुल भी भूल जाइए आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती में कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदर बॉडली डिफेक्ट कोई है जो कि रेलवे चाहते हैं कि अगर ये फिट नहीं है एसआई कांस्टेबल के पोस्ट के लिए तो वो यहाँ पे अनफिट कर सकते हैं। बाकी ये सारी मेन चीज थी। अब B1 में देखते हैं कि आखिर क्या क्या टेस्ट होता है और कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं। तो देखिए रेलवे की जो यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होती है फ्रेंड्स, ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है ये वाली। अब देखिए इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट को ये देना ही होता है, जिसमें आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और दोस्तों यहाँ पे खास करके कैंडिडेट को शुगर है या फिर नहीं है, इन सब चीज को लिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये सब कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है दोस्तों, सारे के सारे छात्र का ईसीजी यहाँ पे किया जाता है, और बीपी अगर हाई रहे, ज्यादा हाई रहे तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे बाहर किया जाता है। जैसे हाइपरटेंशन के रेंज में 140/90 से अगर कम है तो समझिए कि चांसेस मैक्सिमम है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इससे ज्यादा या फिर इसके आसपास है 141/90, 140/90 ऐसे रहेंगे तो ऐसे हाइपरटेंसिव रेंज में रेलवे मानती है और ऐसे छात्र को यहाँ पे अनफिट घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो बीपी भी आपका चेक होता है, ईसीजी करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए चेस्ट का जो यहाँ पे एक्सरे होता है वो सारे कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल हो सभी का चेस्ट का एक्सरे यहाँ पे लिया जाता है, ताकि कोई यहाँ पे रिब केज डैमेज या फिर कुछ चीजें ऐसी तो ना हो। तो ये सब चीज होते हैं। तो मेनली जो बेसिक चीजें होती है फिजिकली फिट रेस्पेक्ट में वो सारा चीज होगा। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 2-3 चीज और होती है, जैसे कि हर्निया का टेस्ट यहाँ पे होता है दोस्तों, इसके बाद पाइल्स का टेस्ट यहाँ पे करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोसिल का टेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर किन्हीं कैंडिडेट का ये सब चीज का प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में अगर ऑपरेशन करा लेते हो तो मेडिकल से पहले सारा कुछ सब कुछ सही रहता है, तो समझिए कि आप फिट पाए जाओगे। तो ये चीजें हैं, तो इनका तो ऑपरेशन से इलाज हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किन्हीं का सिलेक्शन हो भी जाता है, ऑपरेशन करा करके जाते हैं, तो ऐसे केस में वो तो फिट हो जाएंगे, लेकिन किन्हीं का रहा पाइल्स और ये सब चीजें तो ऐसे केस में अनफिट किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं आई का मेन टेस्ट। तो आई के मेन टेस्ट में देखिए यहाँ पे डिस्टेंट विजन जो आपका चेक होगा दोस्तों, यहाँ पे विद ग्लास तो हटा ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में ग्लास अलाउड है ही नहीं, तो चश्मा पहनने वाले ऐसे भी यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे, तो चश्मा तो नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा जो टेस्ट होगा डिस्टेंट विजन का विदाउट ग्लास आपका यहाँ पे बिना चश्मा पहने, एक आई का आपका 6/9 अनिवार्य इतना होना चाहिए, और दूसरे आई का 6/12 आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए। लगभग 6 मीटर की दूरी पे आपको बैठा करके एक आंख को बंद करवा दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ लेटर ABCD ये सब रहते हैं, वो रहेगा उसको आपको दिखाया जाता है, तो आपको पहचानना होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे करके, तो आपको पहचानना होता है कि आखिर वो लेटर कौन सी है, किस तरफ से मुड़ी है, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर एक आई का 6/9 तक और दूसरे आई का 6/12 तक भी रहता है, तब भी आप लोग का यहाँ पे डिस्टेंट विजन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर दोनों आई का 6/12 और 6/12 रहेगा तो आप लोग बाहर ये मेडिकल में अनफिट हो जाएगा B1 मेडिकल में। अगर एक आई का 6/6 और दूसरे आई का 6/9 रहेगा तब भी फिट पाया जाओगे आप लोग, क्योंकि इससे कम है 6/6, तो 6/6 तो काफी अच्छा माना जाता है। अगर एक आई का 6/9 दूसरे का 6/36 रहेगा तभी आप लोग बाहर हो जाइएगा। यानी कहने का अर्थ है कि मिनिमम
एक आंख से 6/9 तो दूसरे आंख से 6/12 कम से कम होना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे B1 में डिस्टेंट विजन क्लियर कर पाओगे। नियर विजन में लगभग सारे के सारे छात्र पास कर ही जाते हैं, तो नियर विजन का कोई इशू यहाँ पे होता नहीं है। तो नियर विजन में 0.6 SN और ये आपका होगा, और ये भी विदाउट ग्लासेस, ग्लास तो इसमें पहनना ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये तो वहाँ पे लिखी हुई है जो मेडिकल टेस्ट वाला है RPF का, उसी में भी। बाइनोकुलर विजन ये लोग चेक करते हैं, नाइट विजन भी आपका चेक करेंगे और मेसोपिक विजन भी चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें तो ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अंधेरा वाला रूम रहता है, उसमें यहाँ पे कुछ बल्ब कलर के दिखाए जाते हैं, उसको आपको पहचानना होता है कि कौन कौन से कलर का है। इसी तरह से यहाँ पे बाइनोकुलर विजन में चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टेंस पे, जैसे आपको बिठा करके इधर दिखाया जाएगा, इधर इधर बोला जाएगा कि कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बतानी है कि यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, सब कुछ है। जैसे किन्हीं का आंख का कोई दिक्कत होता है तो वस्तु यहाँ पे है लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे, ऐसे कुछ कुछ होते हैं थोड़े बहुत विकृति आई में। तो ये सारा चीज़ का टेस्ट आपका होता है, ये सब में आप लोग पास लगभग कर ही जाते हो। लेकिन मेनली यही है कि डिस्टेंट विजन पास करके, नियर विजन पास करके, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, चश्मा नहीं पहनते हो, तो समझिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग B1 मेडिकल पास कर जाओगे और यहाँ पे RPF एसआई कांस्टेबल के मेडिकल क्लियर कर लोगे। बशर्ते कि यहाँ पे जो जो कंडीशन लिखी गई है इन सब चीज में आप लोग नहीं आने चाहिए, जैसे कि फ्लाइट फुट नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए, स्क्विंट आई नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कोई बॉडी डिफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि अनफिट ये लोग कर दें। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड्स। तो जो जो छात्र यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं वो एसआई वाले के लिए आवेदन कर पाएंगे नोटिफिकेशन और फॉर्म आने के बाद, और जो 10th पास है वो यहाँ पे कांस्टेबल वाले पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन 10th दोनों पास है वो दोनों तरह के पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे, किसी में भी जॉब लगता है आप लोग जा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आखिर मेडिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है। और आप लोग को अगर कोई डाउट है तो ऐसे केस में आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हो पहले से ही, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत अगर हो तो उसको करेक्ट करवा लिया जा सकता है, या फिर अगर बिना करेक्ट करने का है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो करेक्ट नहीं हो सकती है, तो ऐसे केस में समझिए कि एक तरह से फॉर्म भरना तो वेस्ट ही होगा, क्योंकि अगर सब कुछ निकाल भी लेते हो और लास्ट में जाते हो ऐसे करके मेडिकल टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस है, तो ऐसे केस में तो आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंट विजन ही आपका यहाँ पे 6/36 6/18 ऐसे जा रहा है, आई दोनों आई से चाहे एक आई से, तो ऐसे केस में ऐसे भी बाहर कर दिए जाओगे, तो क्या ही फायदा रह जाएगा जब मेडिकल में ही आप लोग ऐसे छटोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक कि यहाँ से काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा मेडिकल को लेकर के, जैसे क्वेरीज आ रहे थे छात्र के। बाकी जैसे ही फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई नोटिस, कोई भी अपडेट आती है दोस्तों भर्ती के रिगार्डिंग, सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।